हेलो, वेलकम टू प्रिंस सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। देखिए, जैसा आपको पता है हम ऑलरेडी 2 लेक्चर कवर कर चुके हैं। हम किन 2 टॉपिक्स की बात कर रहे हैं, कौन से 2 लेक्चर्स की बात करें। अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, आपके माइंड में ज़रूर सवाल आया होगा। देखिए, हमने एक कंप्लीट श्रृंखला स्टार्ट की हुई है और वो श्रृंखला किस चीज़ के ऊपर है, वो है आपके ज्योग्राफी के अंदर एक अभी हॉट टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं क्लाइमेट। इसी क्लाइमेट से रिलेटेड आज की डेट में आपको बहुत ज़्यादा न्यूज़ सुनने को मिलेंगी और बहुत ज़्यादा आज की डेट में इवेंट्स हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रही है, बहुत ज़्यादा मीटिंग्स हो रही हैं। तो आज हम क्या कर रहे हैं, जो एक कंप्लीट श्रृंखला के अंदर क्लाइमेट से रिलेटेड जो अभी तक डिसीजन लिए गए हैं, जो अभी तक प्रोटोकॉल्स आए हैं, जो अभी तक यहाँ पे एग्रीमेंट हुए हैं, उनको हम हर रोज एक एक एग्रीमेंट को उठा के, एक एक प्रोटोकॉल को उठा के उनको डिटेल में गहराई में देख रहे हैं। तो क्या इसका मतलब कि हम ऑलरेडी इसके ऊपर बहुत सी बातें कर चुके हैं? जी हाँ, इसके ऊपर हम ऑलरेडी बहुत सी बातें कर चुके हैं। जैसे कि हमारा एक सबसे पहला टॉपिक आप देखेंगे, एक प्लेलिस्ट आपके लिए सेपरेटली बना दी गई है ताकि आपको जो वीडियोज़ है हमारी एक अलग अलग फोल्डर के अंदर ऑलरेडी मिल जाए। तो हमने सबसे पहला टॉपिक कौन सा डिस्कस किया था? सबसे पहला टॉपिक हमने डिस्कस किया था कि जो नेट जीरो है, राइट, नेट जीरो ये क्या है, इस कंसेप्ट को हमने देखा, समझा। और फिर इसके बाद नेट जीरो के ऊपर डिसीजन लिए गए थे हाल ही में ग्लासगो के अंदर, स्कॉटलैंड, जो स्कॉटलैंड के अंदर एक सिटी है ग्लासगो, वहाँ पे एक डिसीजन लिया गया था। एक मीटिंग हुई थी जिसको हम बोलते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। और ये कितने नंबर की कॉन्फ्रेंस हुई थी? ये हुई थी 26। तो हमारे टॉपिक का भी नाम क्या था? कॉप 26। तो इसी श्रृंखला के अंदर हमने लास्ट में डिस्कस करते करते हम कहाँ पहुंचे थे? हम पेरिस एग्रीमेंट नाम की एक चीज के ऊपर पहुंचे थे और यहाँ पे आपको बताया था कि ये अभी हमारे आने वाले लेक्चर्स के मेन मुख्य बिंदु रहेंगे कि पेरिस एग्रीमेंट था क्या, उसके तहत यहाँ पे कॉप 26 के अंदर डिसीजन क्यों लिए गए। जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ये बोलते हैं अपने कॉप 26 की जो स्पीच है उसके अंदर कि आपने जो यहाँ पे क्या किया है, प्रॉमिस किया है कि आप पैसे देंगे, इट शुड बी गिवन। ऐसा नहीं होना चाहिए जैसा पेरिस क्लाइमेट डील के तहत आपने क्या बोला कि आप हर साल कितना $100 बिलियन ये आप क्या करेंगे, जो क्लाइमेट है उसमें जो चेंजेस आ रहे हैं उससे लड़ने के लिए डेवलपिंग कंट्रीज को क्या दिया जाएगा? $100 बिलियन हर साल दिया जाएगा ताकि वो कार्बन एमिशन को कंट्रोल कर सके। लेकिन इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क। अभी क्वेश्चन मार्क क्या था, इसी को हम देखेंगे आने वाले अपने आज के लेक्चर के अंदर। तो यानी कि आज हमारा मेन टॉपिक क्या है, चाहे आप इसको कॉप 26 बोले, चाहे आप इसको पेरिस एग्रीमेंट बोले, चाहे आप इसको पेरिस क्लाइमेट डील बोले, ये अलग अलग नामों के नाम से ये जाना जाता है। लेकिन इसके अंदर मेन क्या है, यहाँ पे मेन है क्लाइमेट में होने वाले जो चेंजेस है उसके लिए ये डील हमारी फाइनल हुई थी। अब ये कब हुई थी, इससे पहले इन सारी चीज़ों के ऊपर हम डिस्कशन करें, क्यों ना हम अपने लेक्चर जो यहाँ पे हमारा डिज़ाइन हुआ है उसको 1 बाय 1 देखें कि कौन से पॉइंट हमारे इंपॉर्टेंट है और जिनके ऊपर हम क्या करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहला सेम वही जो एक बेसिक चीज़ें पूछी जाती है। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, एसएससी हो गया, चाहे आपका बैंक पी हो गया, उसमें डेट्स पूछी जाती है, यानी कि टू द पॉइंट आपके फैक्चुअल सवाल आते हैं। तो डिज़ाइन इस तरीके से गया इस लेक्चर को, आपके फैक्चुअल भी हो, कंसेप्ट भी आए इसके अंदर, प्लस में इसके साथ साथ आपके जितने भी स्टेट पीएससी हैं वो भी इसके अंदर कवर हो जाए। तो हमने यहाँ पे कौन से पॉइंट अलाइन किए, प्लस में इसमें कुछ बोनस पॉइंट्स भी हैं जो इसके अंदर आपको बताए जाएंगे इस लेक्चर के तहत। तो पेरिस अकॉर्ड क्या होता है ये हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। फिर किस किस पार्टी ने इसको साइन किया, कौन सी कंट्री ने साइन किया है, यहाँ पे साइन करना, फोर्स में आना और रेटिफिकेशन होना, क्या ये सारी चीजें एक साथ होती हैं या इनमें टाइम लगता है? अगर इनमें टाइम लगता है तो इनमें क्या क्या चेंजेस हैं या फिर इनमें क्या क्या डिफरेंस है, राइट, रेटिफिकेशन में, साइन में या फिर उसको लागू होने में, इनमें क्या क्या चेंजेस हैं या फिर क्या क्या इनके अंदर में बेसिक डिफरेंस है, इनको हम समझने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आपका आ जाएगा 20-20-20 टारगेट क्या है, राइट। फिर उसके बाद आएगा आपका नेशनल डिटरमिन कंट्रीब्यूशन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हुए क्या चलेंगे पूरे लेक्चर में, एनडीसी बोलेंगे, राइट। तो आर यू रेडी फॉर द अमेजिंग लेक्चर जो हम यहाँ पे पेरिस से रिलेटेड, पेरिस डील से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स आज तक हुए हैं, न्यूज में आए, उनको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ये जो आपका वीडियो लेक्चर है इसको कंप्लीट करते ही आपको क्लाइमेट से रिलेटेड इतनी ज़्यादा जानकारी हो जाएगी, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो जाएगी, उसके लिए आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं रहेगी। तो आते हैं अपने मेन पॉइंट पे। देखिए, आज का जो हमारा मेन है, जो ये आपने देखा है कि ये पेरिस एग्रीमेंट नाम का एक डॉक्यूमेंट आपको दिख रहा है, इसका मेन काम क्या है? 2 चीजें देखना। क्या देखेगा ये? अभी फिलहाल हम 2 चीजों की बात कर रहे हैं। एक तो ये रिड्यूस करेगा और दूसरा मिटिगेट करेगा। अब ये बात आ रही है किसकी बात, कौन सी मेन इवेंट है, यानी कि कौन सी ऐसी गैसेस हैं जो ग्रीन हाउस गैसेस है। अब ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी है? जो एनवायरमेंट का टेम्परेचर बढ़ाती हैं,
तो ग्रीन हाउस गैस क्या हो गई, जो एनवायरमेंट का टेम्परेचर बढ़ाती हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आता है, क्या आता है, क्वेश्चन मार्क आता है, क्या सर ग्रीन हाउस गैस धरती के लिए हार्मफुल है? इसका जवाब है हाँ और ना, यस एंड नो बोथ आर द राइट आंसर, but it's totally depend upon what is the concentration of greenhouse gas. For example, right now the percentage of greenhouse gas is 0.4 if I'm talking about carbon dioxide, right? अगर कार्बन डाइऑक्साइड की ही स्पेसिफिकली मैं बात कर रहा हूं, उसकी परसेंटेज कितनी है आज की डेट में, इट्स 0.04, राइट? तो क्या अब ये जो 0.04 जो यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ है ppm लेवल पे, क्या ये सही है, गलत है? फॉर अ ह्यूमन बीइंग प्रोस्पेक्ट, हम अपने जो प्रोस्पेक्टिव है उसके लिहाज से देखें, ये हमारे लिए किसी भी एंगल से ये फेवर में नहीं है, राइट? तो क्या सारी ग्रीन हाउस गैसेस को हटा देना चाहिए? आंसर है नो। क्यों नहीं हटाना चाहिए? क्योंकि ग्रीन हाउस गैस ही लाइफ को सस्टेन करती हैं अर्थ के ऊपर। अगर ऐसा नहीं होगा, ग्रीन हाउस गैस अगर अर्थ पे नहीं होंगी, लाइफ सस्टेन नहीं हो पाएगी, क्योंकि एंटायर अर्थ का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, राइट? यही फिनोमिना किसके अंदर लगता है, वीनस के अंदर आपको देखने को मिलेगा। वीनस क्या है, दूसरे नंबर पे आता है अगर हम सोलर सिस्टम की बात करें, पहले आएगा आपका मरकरी, फिर आता है वीनस। अकॉर्डिंगली सबसे ज्यादा टेम्परेचर किसका होना चाहिए भाई, मरकरी का? नहीं 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 नहीं, सबसे ज्यादा टेम्परेचर किसका देखने को मिलेगा आपको, वीनस का देखने को मिलेगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए वहां पे ग्रीन हाउस गैसेस पाई जाती हैं, और जो गैस एक बार वहां पे एंटर कर जाती है वो कंसिस्टेंट वहीं पे रोटेट होती रहती है उसी एटमॉस्फेयर में, और वो हीट अप करती रहेगी जो आपका एटमॉस्फेयर है। यानी कि ग्रीन हाउस होनी चाहिए बट एक लिमिटेड अमाउंट में, ठीक है? तो यहाँ पे एक बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है जो पेरिस एग्रीमेंट का है। यहाँ पे हमने 4-5 क्वेश्चन भी टैकल किए जो आपसे पूछे जा सकते हैं। क्या ग्रीन हाउस गैसेस को 100% हटा देना चाहिए? आंसर है नो, रीजन आपको बता दिया गया है। उसके बाद हमने देखो COP26 की बात की, उसके अंदर बहुत डिटेल में जाके देखा। फिर हमने ये बोला कि भाई COP26 से पहले क्या था वो भी हम देखेंगे, तो इसलिए हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, अभी COP21 डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन अभी हम क्या देख रहे हैं, बैकवर्ड लिंकेजेस बनाते हुए जा रहे हैं। अभी हमें ये देखना है कि COP21 से पहले क्या चल रहा था क्लाइमेट से डील करने के लिए। उस टाइम चल रहे थे आपके नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एनडीसी बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम इसको शॉर्ट फॉर्म में? एनडीसी। अब सवाल ये आता है कि ये एक्चुअली क्या है, इसको आने वाली कुछ स्लाइड्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो एक बार हम थोड़ा सा ओवरव्यू ले रहे हैं जो अभी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं, जितने भी यहाँ पे रेड मार्क्स किए हैं। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो बहुत ही काबिल तारीफ है कि आप लेक्चर्स के नोट्स बना रहे हैं, क्योंकि देखिए साथ के साथ आप लिखते जाएंगे ना, लेक्चर में आपका पूरा फोकस रहेगा। लेक्चर में फोकस रहा तो रिटेंशन बहुत अच्छी रहेगी, रिटेंशन अच्छी रही तो रिकॉल बहुत अच्छा रहेगा, यानी कि मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। चलिए हम अपने नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या किया गया है पेरिस क्लाइमेट डील के तहत। पहले देखिए जब भी कोई रूल बनता था ना, वर्ल्ड को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते थे। एक होती थी आपकी डेवलप्ड इकोनॉमी और एक होती थी आपकी डेवलपिंग इकोनॉमी, राइट? तो जब भी कोई रूल बनाते थे, जब भी कोई लॉ बनाते थे, इन 2 सेग्रीगेशन को, यानी कि 2 डिपार्टमेंट्स को या फिर 2 आप डिवीजन को ध्यान में रखते हुए लॉज बनाते थे। लेकिन अब पहली बार क्या हुआ पेरिस क्लाइमेट डील में कि यहाँ पे एमर्जिंग इकोनॉमीज, जिसके अंदर इंडिया को क्लब्ड किया गया था, अब क्या करते हैं, उनको बोला गया है कि आप एक रिस्पॉन्सिबल नेशन के जो रिस्पॉन्सिबल नेशन है उसके तहत आप काम करें, ताकि आप किसको टैकल कर सके, क्लाइमेट चेंज को टैकल कर सके। अब यहाँ पे एक ड्रामेटिक सिचुएशन पता क्या होगी, सिचुएशन ये अराइज हुई है फोर फ्रंट में। कभी 2016 में पेरिस क्लाइमेट डील के अंदर कौन खड़ा हुआ करता था, यूएस होता था। लेकिन हुआ क्या, 2017 के अंदर कौन आते हैं एज ए प्रेसिडेंट, यहाँ पे यूएस के प्रेसिडेंट है, कौन है, डोनाल्ड ट्रंप आते हैं पावर में, और उन्होंने अनाउंस किया दैट दे आर नॉट विलिंग टू कंटिन्यू पेरिस क्लाइमेट डील एंड दे आर गोइंग टू कैंसिल दिस डील, और वो इससे बाहर निकलना चाहते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने ऑफिशियली कब अपने आप को विड्रॉ किया है, 4 नवंबर 2020। ये तारीख है, याद रखना, ठीक है? कहीं पे भी ये आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, राइट? 4 नवंबर को क्या हो चुके हैं, ये डील से बाहर हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पे जो बाइडेन साहब आते हैं, उनकी गवर्नमेंट बनती है, और ये फिर दोबारा क्या अपने आप को बताते हैं दैट वी वांट टू बिकम अ पार्ट ऑफ पेरिस क्लाइमेट डील बिकॉज देयर वाज अ वैक्यूम, ठीक है? इंटरनेशनल लेवल पे डोनाल्ड ट्रंप की वजह से हुआ क्या,
डोनाल्ड ट्रंप हर एक इंटरनेशनल फोरम से क्या होते गए, बाहर होते गए। इससे क्या हुआ, वैक्यूम जनरेट हुआ। इस वैक्यूम को सबसे बढ़िया किसने बनाया, इस वैक्यूम को सबसे बढ़िया बनाया चाइना ने। तो अब यहाँ पे ये जो अगर आप देखेंगे ना इंटरनेशनल रिलेशन की अगर हम बात करें, यहाँ पे क्लाइमेट चेंज नो मोर फोकस क्या आ चुका है कि ग्लोबल लेवल पे लीडरशिप की कमान किसके हाथ में है, राइट। अब आप देखेंगे कि जितने भी हमारे पॉइंट्स हैं, जितने हमने जो COP26 है या नेट जीरो के अंदर डिस्कस किया है, उनमें आपको अब समझ में आ रहा होगा क्यों वहां पे यूके ड्राफ्ट बोला गया, क्यों वहां पे सभी कंट्रीज ने 2050 नेट जीरो को अपना माना है, ठीक है। यहां पे अब समझ में आ रहा है किस तरीके से क्लाइमेट चेंज की आड़ में डेवलप्ड कंट्री डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर क्या कर रही हैं, अपने पास्ट के अंदर रिलीज किए हुए कार्बन के बर्डन को डाल रही हैं ताकि उनके ऊपर ज्यादा क्या ना है, इंपैक्ट ना पड़े, राइट। चलिए आगे चलते हैं। तो अब आपके दिमाग में यही सवाल और आ रहा होगा कि सर ये सारी चीजें कब हुई है। देखिए ये कहां पे हुई है, सबसे पहले बात आपको समझनी होगी, पेरिस कहां पे, ये सिटी ये आपको फ्रांस के अंदर देखने को मिलती है। कोई भी एक बढ़िया सी यहाँ के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका नाम बताइए। अरे स्क्रीन के ऊपर ये आईफल टावर दिख रहा है, यही इसकी सबसे फेमस है, यही इसका लैंडमार्क आप बोल सकते हो। पेरिस के अंदर COP26 नॉट COP26 COP21 हुई आपकी, जिसको बोलते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 21। ये आपकी मीटिंग 21वीं थी, इसलिए ये हो गया 21। तारीख कौन सी आपकी, 12 दिसंबर 2015 को ये मीटिंग हुई है। और यहां पे मैंने बोला था ना अलग अलग वर्ड आपको पढ़ने को मिलेंगे। फोर्स कब हुआ, इसका मतलब ये लागू कब हुई है, ये 4 नवंबर 2016 के अंदर ये लागू हुई है। कितनी कंट्रीज ने अडॉप्ट किया है इसको, 196, ये हो गई थी 195, अब फिर दोबारा ये हो चुकी है 196। ये आने वाली स्लाइड्स में डेटा बहुत नॉमिनल है लेकिन ये काम की है। अब आप पूछेंगे सर 95 फिर दोबारा 196, हाउ इज इट पॉसिबल। अभी तो बताया भाई, डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब ने क्या किया, अपने आप को एग्जिट कर लिया। फिर दोबारा जो बाइडेन बोलते हैं नहीं, हमें भी अपना ये जो क्लाइमेट चेंज का पार्ट है उसके अंदर अपनी हिस्सेदारी निभानी है। वी वांट टू बिकम अगेन ग्लोबल लीडर इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। क्या चाइना होने देगा, इट्स नॉट दैट मच इजी फॉर द यूएस कि वो दोबारा से अपनी जो पोजीशन है उसको रीगेन करे। तो चलिए एक बार हम नजर डालते हैं कि क्लाइमेट अकॉर्ड क्या था आपका, पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड क्या है। ये इंपॉर्टेंट वर्ड हो जाता है आपका, कौन सा वर्ड है ये, इट इज लीगली बाइंडिंग। ये क्या है आपका, लीगली बाइंडिंग है। और दूसरा कितनी कंट्रीज है आपकी जिन्होंने इसको अडॉप्ट किया है, 196 कंट्रीज ने इसको अडॉप्ट किया है। और ये सारी बातें कहां हुई है, पेरिस के अंदर, कौन से साल में, 2015 दिसंबर के महीने में 2015 में ये हुई है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहाँ पे लॉन्ग टर्म टेम्परेचर गोल को लिया गया है, जिसमें बोला गया है कि हमें किस टारगेट को मीट करना है, हमें 2 डिग्री से कम रखना है। अब ये 2 डिग्री कौन सा, ये 2 डिग्री वो है जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले जो टेम्परेचर होता था उससे 2 डिग्री हमें कम रखना है, राइट। अब देखिए आपको क्या चीज समझ में आई होगी, 2 डिग्री कम रखना है मतलब पहले 18 रहा होगा तो अभी हमें 16 रखना है। नो, ये लाइन नहीं बोली गई। मेरे कहने का मतलब ये है कि लेट अस सपोज आपका जो टेम्परेचर पहले 20 था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले, हम 22 तक सस्टेन, मतलब 22 तक चला जाए ठीक है, लेकिन हमें उससे बहुत पहले ही टेम्परेचर का जो अभी डे बाय डे इंक्रीमेंट हो रहा है उसको कम करना है, राइट। और यहाँ पे मैं जो बात कर रहा हूँ ना 2%, ये एवरेज टेम्परेचर की है। अब ये एवरेज टेम्परेचर क्या होता है, आने वाले कुछ लेक्चर्स के अंदर हम बहुत डिटेल में जाएंगे, राइट, तब आपको ये बताई जाएंगी चीजें। तो यहाँ पे कितना टारगेट सेट किया है, 2 डिग्री सेल्सियस से हमें कम रखना है। अगर जहां तक पॉसिबल हो सके हम कितना रखेंगे, 1.5। तो ये कुछ यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला हो गया आपका लीगली बाइंडिंग, फिर हो गया आपका 196 कंट्री, फिर हो गया आपका इसमें लॉन्ग टर्म गोल है किसका, टेम्परेचर से रिलेटेड। और कितने डिग्री का यहाँ पे टारगेट रखा था, 2 डिग्री, राइट। चलिए आगे चले अपने स्लाइड्स पे, देखिए कितनी बढ़िया पिक्चर यहाँ पे लगाई गई है। ये एक मान के चलो बहुत ही सोच समझ के ये पिक्चर खिंचवाई गई है। किस लिए, अभी जो यहाँ पे साइन कर रहे हैं वो कौन कर रहे हैं, सबसे लास्ट पीढ़ी कर रही है। और ये किसके लिए कर रही है, जो ये आने वाली पीढ़ी है उसके लिए साइन किया जा रहा है, राइट। तो अब यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि ये साइन किया गया है, मींस जो साइनिंग का जो, देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे एक पूरा प्रोसेस समझा देता हूँ। सबसे पहले क्या होता है, दिसंबर के अंदर यानी कि 2015 के अंदर
सभी की सहमति होती है कि हाँ ऐसा कुछ होना चाहिए। अब उसके बाद किसी भी फाइल को बनाने में, डॉक्यूमेंट बनाने में, अब देखिए पूरे 196 कंट्री की बात है, उनके क्या लॉज हैं, उनके क्या रूल रेगुलेशन है, उनको पूरा क्लब करने में टाइम तो लगता है। तो इसलिए साइन करने के लिए जो पूरा डॉक्यूमेंट तैयार हुआ था वो आता है आपका 22 अप्रैल 2016 के अंदर। यहां तक क्लियर हो गया? चलिए आगे चले फिर अपने नेक्स्ट, कितनी कंट्रीज ने साइन किया है? ऑलरेडी हम देख चुके हैं 196 कंट्रीज ने इसको साइन किया है। और ये कौन रिपोर्ट कर रहा है? UNFCCC, ठीक है, यूनाइटेड नेशन की एक विंग है जो कि क्लाइमेट चेंज, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो भी यहाँ पे इशू चल रहे हैं उनको ये देखती रहती है। और जितने भी NDC से रिलेटेड जो भी कंट्रीब्यूशन हो रहे हैं, क्या उनके 5 साल के बाद हर कंट्री किसको रिपोर्ट करती है? UNFCCC, ठीक है, FCCC इसको बोलते हैं। अब बात ये आती है कि गोल क्या रखे। ये देखिए ये 4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सबसे पहले मैंने आपको ज्यादा इसके अंदर ढूंढना ना पड़े, रेड कलर से और बोल्ड कलर से हाईलाइट कर दिया ताकि आपको देखते समझ में आ जाए। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, 2 डिग्री का टारगेट रखा है, लेकिन हम चाहते हैं 1.5 डिग्री तक ही है। आप क्या कर सके, उनको समेट सके, जो भी टेम्परेचर का इंक्रीमेंट हो रहा है ऐसा कुछ हम बनाते हैं। फिर उसके बाद हमें एक मैकेनिज्म डेवलप करना है, किस चीज के लिए? जो हेल्प और सपोर्ट कर पाए, ठीक है। किन को सपोर्ट कर पाए? जैसे मालदीव जैसी कंट्रीज हो गए। जैसे मालदीव जैसी कंट्री क्यों? क्योंकि जब हम वर्ल्ड का मैप बनाते हैं उसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, जितने भी आपके कोस्टल सिटीज हैं, इन केस अगर कभी भी वाटर लेवल राइज होता है, जो आपके यहाँ पे जैसे करीबियन आइलैंड हो गए, ये सबसे पहले डूबेंगे। और इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे पूरा एक वर्ल्ड मैप ड्रॉ करके देखते हैं, एक रफ हैंडेड में यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं, तो यहाँ पे ये फॉर अ टाइमिंग हम इसको कंसिडर कर रही है, इंडिया वाला पार्ट है। और यहाँ पे आपके मालदीव आते हैं। तो सबसे पहले कौन सी आपकी कंट्री डूबेगी? अरे भाई मालदीव डूबेगी, या फिर मालदीव हो गई, करीबियन आइलैंड हो गए, चाहे वो हवाईन हो गए, चाहे वो रीयूनियन आइलैंड हो गए, चाहे वो लेसर और ग्रेटर एंटिलीज हो गए, चाहे वो फिलीपींस हो गए, चाहे इसके अंदर आप लक्षद्वीप ले सकते हैं, अंडमान निकोबार ले सकते हैं। यही कंट्री तो आएंगी चपेट में किसके? जब सी लेवल राइज होगा। इसीलिए यहाँ पे एक सिस्टम बनाना चाहिए हेल्प और सपोर्ट का, ताकि जिन जिन कंट्रीज को ये प्रॉब्लम आ रही है, जिनको फेस हो रही है, उनकी क्या कर सके हम, चाहे वो फाइनेंशियल हेल्प हो, चाहे वो ह्यूमन जो बोलते हैं ना मैन रिसोर्स हो, या फिर ह्यूमन रिसोर्स हो, किसी भी एंगल से हम सपोर्ट कर पाएं तो उनको जरूर सपोर्ट करेंगे। थर्ड यहाँ पे क्या रखा गया था गोल कि देखिए यहाँ पे जो हमने पॉइंट बोले ना, हेल्प और सपोर्ट, एग्जैक्ट यहाँ पे फाइनेंस और टेक्नोलॉजिकल ये सपोर्ट हम प्रोवाइड करेंगे। ये लीजिए मैं थोड़ा और पीछे हो गया। तो कौन से सपोर्ट हम प्रोवाइड कर रहे हैं? फाइनेंशियल और जो टेक्नोलॉजिकल यहाँ पे एडवांसमेंट हो रही है, इसका सपोर्ट हम प्रोवाइड करेंगे। ये आपके गोल के अंदर शामिल है, किसके? पेरिस डील के तहत। अब यहाँ पे हमने एक और पॉइंट रखा था कि 2020 टारगेट क्या है। देखिए हमने क्या टारगेट रखा था? कार्बन डाइऑक्साइड का जो एमिशन है उसको कितना % कम करेंगे? 20%। यहाँ पे जो हमारी रिन्यूएबल एनर्जी है उसकी हम शेयरिंग कितनी इंक्रीज करने वाले हैं? 20%। और यहाँ पे जो हमारी एनर्जी एफिशिएंसी है उसको कितना यहाँ पे बढ़ाने वाले हैं? 20%। अब देखिए एनर्जी एफिशिएंसी माइट भी आपको हो सकता है समझ में नहीं आया हो। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। मान के चलो आपके पास 100 रुपए हैं और इस 100 रुपए से आपको क्या करना है? सामान लेके आना है। आज की डेट में आप 100 रुपए में लेट्स सपोज कितने किलो लेके आ पा रहे हो? 1 kg आलू लेके आ पा रहे हो, ठीक है। वहीं पे हमने क्या किया? ऐसी पॉलिसी बनाई कि आलू को मंडी तक पहुंचने में, उसको उगाने में जो खर्चा आता है उसको हमने आधा कर दिया। तो अभी क्या हुआ? इसी 100 रुपए की एफिशिएंसी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? जहां पे पहले आप 1 किलो आलू ले पा रहे थे, अब 2 किलो हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे? क्योंकि मार्केट में अभी इसका 50 रुपए का रेट है, राइट। एफिशिएंसी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? इसी तरीके से अभी जो हमारा यहाँ पे एक टारगेट है 20% एफिशिएंसी इंक्रीज करनी है। इसका मतलब ये है कि जो हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है ना, उनकी अभी रेंज कितनी है? लेट्स सपोज अभी 200 रेंज है, तो इसके अंदर हमें कितना 20% क्या करनी है? बढ़ोतरी करनी है, यानी कि ये 240 किलोमीटर तक ये जाए, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझा रहा हूं। तो इस तरीके से हमें एनर्जी के एफिशिएंसी को इंक्रीज करना है। समझ में आ गया? 2020 बहुत बढ़िया। इसके बाद आता है एनडीसी, जिसके ऊपर हमने बहुत सारी बातें की हैं। एनडीसी के अंदर क्या है कि कंट्री को बिल्कुल फ्री रखा है, आप कितना कम करना चाहते हो, आपके क्या गोल्स आप खुद डिसाइड करोगे। लेकिन जो आपने डिसाइड किया है 5 साल के अंदर किसको रिपोर्ट करोगे आप? UNFCCC को रिपोर्ट करोगे। लेकिन एक मेन बात क्या है? पेरिस क्लाइमेट। अच्छा, यहां तक अगर आप लेक्चर को देख रहे हो तो यानी आपको
ये जो लेक्चर देखने में इंटरेस्ट आ रहा है, एक क्वेश्चन आपसे बनता है फिर इस पॉइंट पे। क्या क्वेश्चन बनता है? पेरिस क्लाइमेट डील लीगली बाइंडिंग है या नहीं है? यस और नो, जल्दी से कमेंट में टाइप करके बताओ, क्या पेरिस क्लाइमेट डील लीगली बाइंडिंग है या नहीं है? आंसर है लीगली बाइंडिंग नहीं है। सही से जवाब दो, लीगली बाइंडिंग है। और जो आपकी एनडीसी है वो लीगली बाइंडिंग नहीं है, इसलिए पेरिस क्लाइमेट डील को लाया गया, क्योंकि यहाँ पे नेशंस ने अपने क्या किए, लेट सपोज उन्होंने बोला कि हम 100 किलो कार्बन कम कर देंगे, नहीं की तो उसके पीछे का प्यूनिटिव डिसीजन क्या होगा, पेनल्टी क्या लगेगी, कुछ डिसाइड नहीं था इसके अंदर। इसलिए पेरिस क्लाइमेट डील के तहत COP21 के तहत 2016 के अंदर ये सारे डॉक्यूमेंट्स को ड्राफ्ट किया गया, इनके ऊपर साइन करवाया गया। भाई जो आपने बोला है वो लीगली बाइंडिंग है, पूरे देश के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क आ जाएगा अगर आप वो पूरा नहीं कर पाए। यहां तक समझ में आ गया। फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहा है? सेम वही, टेक्निकल एक्सपर्टीज और फाइनेंशियल कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे जो भी अपने टारगेट रख रहे हो वो बनाएंगे। ठीक है, अरे बहुत आसान है, बस एक बार आप फोकस करके आप सुन लो तो होता क्या है, ये सारी चीजें को रिलेटेड है, एक दूसरे से लिंक्ड हैं। ठीक है, अब बात ये आती है क्लाइमेट समिट 2020। अब ये क्या आ गया? अभी तक तो हम कह रहे थे सर 2015 के अंदर जो यहाँ पे COP26 है, सॉरी COP21 है, यही हमारा मेन टॉपिक है। तो यहाँ पे अब एक बात बताओ, 2015 से 2020 तक कितने साल हो गए हैं? 5 ईयर हो गए कि नहीं हो गए? क्या ये देखना बनता है कि नहीं बनता है कि यहाँ पे जिन जिन कंट्रीज ने अपने जो टारगेट रखे थे क्या वो मीट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे? तभी तो पता चलेगा कि यहाँ पे प्रोग्रेस हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, कौन सी कंट्रीज है यहाँ पे? यूनाइटेड नेशन, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, और इसके साथ और कौन सी कंट्रीज हैं? इटली और चिली ने मिलके इसको होस्ट किया है। और कौन सी जगह पे? ग्लासगो, स्कॉटलैंड के अंदर। बताइए, 3 पिलर हैं किसके? पेरिस क्लाइमेट डील के। सबसे पहला है मिटिगेशन, उसके बाद है अडॉप्शन, उसके बाद है फाइनेंस करना जो आपने अडॉप्ट किया है। क्योंकि देखिए हर एक देश की कैपेबिलिटी अलग है, चाहे वो फाइनेंस की हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी की हो, चाहे ह्यूमन रिसोर्स की हो। जिसके पास जिस चीज़ की कमी है उसको उसी के अकॉर्डिंग उसको क्या देना, असिस्टेंस प्रोवाइड करना, सपोर्ट प्रोवाइड करना, हेल्प प्रोवाइड करना, तभी क्लाइमेट चेंज से टैकल किया जा सकता है। राइट, तो अब इस पूरी जो एम्बेसी सबमिट हुई थी आपकी, इसकी क्या फाइंडिंग हुई ये देखते हैं। इसकी फाइंडिंग ये है, 5 साल के बाद चाइना जहां इसको कम करना चाहिए था, यानी कि चाइना 13% था, ये 13% से कहां पहुंच गया है? 30% पे। यानी कि इसने तो ग्रीन हाउस एमिशन में तो अपना बहुत बढ़िया योगदान दिया है। सबसे सही कौन दिख रहा है आपको? एज पर देयर रिपोर्ट, यूएस ने आज से 5 साल पहले का अपना लेवल क्या दिखाया है? 13.5। सॉरी 5 साल पहले तो इसका आई थिंक सो 25 होना चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड में लिख रखा है मैंने कहीं पे, हाँ ये देखो ये लिख रखा है, ये इसका एग्जिस्टिंग है। 2020 में इसका परसेंटेज कितना है? इसका परसेंटेज है 13.5, लेकिन 5 साल पहले ये था टॉप के ऊपर, यानी कि इसने काम किया है। इसी तरीके से अगर हम बात करें ईयू की, इसका है एट मींस जो 2020 हुआ था उसकी समिट में 8.7, अर्लियर कितना था ये? 22%। यानी कि यहाँ पे आप परसेंटेज के अकॉर्डिंगली क्लियर कट बोल सकते हैं, यस सर चाइना इज कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस एमिशन। लेकिन यहाँ पे एक ट्रिक है, यही तो डेवलप्ड कंट्री खेलती है। क्या ट्रिक है? चाइना की पॉपुलेशन कितनी है? इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है? और इन कंट्रीज की पॉपुलेशन कितनी है? अरे सबसे जो बड़ी कंट्री है किसके वाइज, पॉपुलेशन वाइज, कौन सी है? चाइना की। आप डिवाइड करो एक बार उनके एमिशन को, पर कैपिटा कुछ भी नहीं आएगा। सबसे ज्यादा एमिशन कौन कर रहा है? यूएस कर रहा है पर कैपिटा के अकॉर्डिंग। आपके जो यूरोपियन यूनियन की कंट्री है वो कर रही है, लेकिन ये बातें कोई भी सामने नहीं आने देता। अगर मैं बात करूं क्या सभी ने ही अपने मनमानी की है? नहीं, इंडिया, भूटान, फिलीपींस, कोस्टारिका, इथियोपिया, मोरक्को, गैम्बिया, इन्होंने अपने जो यहाँ पे लॉज बनाए थे वो बिल्कुल पेरिस क्लाइमेट के तहत ही बनाए थे। देखिए लेक्चर को बहुत आराम से लेके चल रहे हैं, कोई हमें जल्दबाजी नहीं है, बिल्कुल आराम से लेके चल रहे हैं। सेम ये लाइन आपको तीसरी बार रिपीट होती हुई दिख रही है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसलिए मैंने जहां पॉसिबल हो सके इसको कट कॉपी पेस्ट किया कि 2% का जो टारगेट है कि हम 2% कह रहा हूं, 2 डिग्री से कम ही रखना है हमें। राइट, 2 डिग्री से हमें क्या रखना है? टेम्परेचर की इंक्रीमेंट को कम रखना है। इसी के तहत ये कुछ कंट्रीज है जिन्होंने अपनी पॉलिसीज को मॉडिफाई किया है और उनको इंप्लीमेंट भी किया है। राइट, आज का लेक्चर देखने के बाद
जो COP26 के तहत COP26 के अंदर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो स्पीच दी है ना, आपको समझ में अब आएगी, क्योंकि अब बैकग्राउंड तैयार हो गया है। इसके अंदर देखिए एक यहाँ पे पॉइंट ये रखा गया, इंटरनेशनल ट्रांसफर ऑफ मिटिगेशन। इसका मतलब क्या है, मान के चलिए मेरी कंट्री है, यहाँ पे मैं और एक्स्ट्रा पेड़ लगा ही नहीं सकता, क्यों, जगह ही नहीं है मेरे पास। तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास लेकिन पैसे हैं, मैं इस पैसे को ट्रांसफर कर दूंगा कंट्री बी के पास। अब कंट्री बी अपनी जमीन पे क्या लगाएगी, पेड़ लगाएगी, लेकिन ये आएंगे मेरे खाते में, क्योंकि फंडिंग मैंने की है। ये प्रावधान भी कौन देता है, पेरिस क्लाइमेट डील के तहत ये बात भी बोली गई है कि हाँ, जो डेवलपिंग कंट्रीज पैसे अगर यूटिलाइज करना चाहती हैं, वो डेवलप्ड कंट्री के साथ उनके पैसे को यूटिलाइज कर सकती हैं। ठीक है, ये प्रावधान इसमें दिया गया है। अगर हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, फाइनेंशियल असिस्टेंट की, फाइनेंशियल सपोर्ट की, पहले ही आपको बताया था कि $100 बिलियन का रूट बनाया गया था कि आप जितने भी डेवलपिंग कंट्री से सभी को तो नहीं, कॉर्पस दिया जाएगा और परसेंटेज अकॉर्डिंगली जिनकी जितनी बड़ी इकोनॉमी उनको $100 बिलियन में से परसेंटेज दिया जाएगा। जब ये बात सामने आई, यही बात 2017 में डोनाल्ड ट्रंप को रास नहीं आई कि पॉल्यूशन फैलाए कोई और पैसा दे, वी आर सो मच इंट्रोवर्ट कंट्री, यानी कि हम सिर्फ अपना हित जानते हैं, जहां पे हमारा फायदा हम उसी की बात करेंगे। तो हम क्या करते हैं, यहां से एग्जिट होना चाहते हैं, हम नहीं देंगे भाई इसके अंदर कंट्रीब्यूशन। यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये आया कि जो सबसे बड़ी अपने आप को डेमोक्रेटिक कंट्री बोलती है और लीडरशिप में सबसे पहले नंबर पे आती है, वही अगर पैसे देने से मना कर देगी तो पैसे देगा कौन। अगर यहाँ पे राइट टाइम पे असिस्टेंस नहीं मिला, चाहे वो आपका टेक्निकल हो, चाहे वो फाइनेंशियल हो, पेरिस क्लाइमेट डील जैसी आप जितनी मर्जी बना लें, वो फुलफिल हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि हर जगह पे कुछ ना कुछ आपको मॉनेटरी हेल्प चाहिए ही होती है, राइट। इसी तरीके से G7 ने क्या अनाउंस किया, G7 बेसिकली क्या है, 7 कंट्रीज का एक ग्रुप है। उन्होंने बोला कि हम आपको $420 मिलियन का क्या दे रहे हैं, क्लाइमेट रिस्क इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। और इसके तहत हमने क्या बनाया, क्लाइमेट रिस्क एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम, राइट। मान लीजिए कहां पे सुनामी आने वाली है, आपको पहले से ही पता चल जाएगा। और दूसरा ग्रीन क्लाइमेट फंड बनाया गया है, कितने का, $3 बिलियन का। प्राइम मिनिस्टर मोदी का यही क्वेश्चन मार्क था कि आपने जो पिछली बार $100 का अनाउंसमेंट $100 बिलियन का अनाउंसमेंट कर दिया, इस बार ऐसा मत करना है कि अनाउंसमेंट हो गया और वो इंप्लीमेंट नहीं हुआ। इट शुड बी इंप्लीमेंटेड बिकॉज इन क्योटो प्रोटोकॉल यू हैव मेंशन सो मेनी थिंग्स बट इवन टिल डेट यू हैवंट फुलफिल इवन अ सिंगल प्रॉमिस। तो यही पॉइंट बार बार दोहराया गया था COP26 में। आई थिंक अभी आपको समझ में आया है अगर आपने तीनों लेक्चर स्ट्रेट फॉरवर्ड देखे हैं। आगे चलें तो अभी ये हम एंडिंग की तरफ आ रहे हैं कि आर्टिकल 6 बहुत इंपॉर्टेंट और सवाल भी पूछा गया। इसके अंदर एनडीसी को क्लब किया गया है कि ऐसे कंट्रीज ने जिन्होंने एनडीसी में मेहनत की है, ऐसा नहीं कि उनको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। उनको बोला गया इफ यू हैव डन रिमार्केबल इन योर एनडीसी, यानी कि नेशनल डिटरमाइंड जो आपके कॉन्ट्रीब्यूशन उसके अंदर आपने काफी अच्छा काम किया है, तो हम इसकी सराहना करते हैं। और साथ में हम ग्लोबल प्राइस ऑफ कार्बन भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि जो कंट्री इनको फॉलो कर रही है, अगर इन्होंने फॉलो नहीं किया उसके बाद जितना भी कार्बन यहाँ पे रिलीज होगा उसका क्या देना पड़ेगा, इनको हर्जाना देना पड़ेगा। आई मीन टू से उसके आप पेनल्टी ले सकते हैं या फिर ऐसे आप उसको कार्बन टैक्स ले सकते हैं। इंडिया की क्या सिचुएशन है, इंडिया का तो सिंपल सा कहना भाई, हमारी पॉपुलेशन है 1.25 बिलियन और इसमें से 300 मिलियन लोग ऐसे हैं जिनके पास तो एनर्जी नहीं है। उसके बावजूद इंडिया क्या बोल रहा है कि 2005 के कंपैरिजन जो हमारा जो 2005 में लेवल था, हम उससे 33 से 35% क्या करेंगे, अपने एमिशन को कम करेंगे। प्लस में यहाँ पे इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल जाएगी हमारी 40% और 175 रिन्यूएबल आपकी एनर्जी रहेगी, जो कि 2022 तक हम अचीव कर लेंगे। ये पॉइंट मैं मानता हूं कि हम इसको अचीव कर लेंगे 2022 तक। उसके बाद फॉरेस्ट कवर को इंक्रीज करना है, 2.5 बिलियन टन हम क्या करेंगे, यहाँ पे कम करने वाले हैं फॉरेस्ट कवर से। फॉसिल फ्यूल के ऊपर डिपेंडेंसी कम करनी है, इसलिए आपने देखा होगा जो ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर है उसके ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है। यहीं पे हम बात करें किसकी, देखिए इक्विटी एंड डिफरेंशिएटेड एक ये टर्म दी गई है, यानी कि हम नेशनली कमिटेड कंट्रीज है, राइट। नेक्स्ट जो लास्ट पॉइंट है यहाँ पे नॉट लीस्ट, कि $100 बिलियन का जो एनुअली आपने बोला था कि आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे भाई, कब करोगे, ठीक है, यही सवाल था 2020 तक। और यहाँ पे जितनी भी हमने डिस्कस की है किसके अंदर, पेरिस क्लाइमेट डील के तहत। देखिए पेरिस क्लाइमेट डील अपने आप में बहुत बढ़िया डील थी। अगर यहाँ पे यूएस एग्जिट नहीं करता
यूएस अगर एग्जिट नहीं करता, हर एक कंट्री ने अपने अपने लिहाज से बहुत सारे यहाँ पे जो पॉलिसीज बनाई थी उनको एज पर पेरिस क्लाइमेट डील का जो ड्राफ्ट तैयार हुआ था, जो यहाँ पे उन्होंने प्रोटोकॉल या जो लीगली बाइंडिंग है आपके, उसके तहत जो जो पॉइंट होने चाहिए थे उनके पॉलिसीज में, उसको फॉलो किया। लेकिन एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री ही उसी ड्राफ्ट या फिर उस एग्रीमेंट से बाहर निकल गई है, तो क्या बताएं, किसी का मन ही नहीं किया उसके ऊपर उस जोश और जुनून के साथ काम करने में। ठीक है, इसी के तहत हमारा यहाँ पे एक नेक्स्ट जो हमारा वीडियो लेक्चर रहेगा, उसका एक टॉपिक हम छोटा सा इंट्रोड्यूस करते यहाँ पे जा रहे हैं। वो टॉपिक क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस एग्रीमेंट में क्या फर्क है। क्योंकि अभी मैंने बताया, और यही COP26 के जो स्पीच हुई थी उसके अंदर, COP26 की बात कर रहा हूं, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बोला भाई पहले के वादे तो निभाओ, कब पूरे करोगे उसको। तो देखेंगे क्योटो प्रोटोकॉल क्या था, राइट, उसके अंदर डिफरेंस क्या है, या सॉरी, एक सबसे सिंपल सा जो डिफरेंस है वो क्या है कि यहाँ पे पहली बार पेरिस एग्रीमेंट में डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्री को क्या किया गया, एक ही उसमें रखा गया है, क्या बोल सकते हैं, तराजू बोल सकते हो, या फिर एक ही लेवल पे रखा गया है इनको, राइट। और दूसरा यहाँ पे Annex 1 और नॉन Annex 1 कंट्रीज के बारे में भी बात हुई थी, राइट। अब ये क्या है, ये हमारे नेक्स्ट लेक्चर के टॉपिक है, जिसको आप कल देख पाएंगे। ठीक है, यानी कि जैसे ये वीडियो अपलोड होगी इसके नेक्स्ट डे वो अपलोड हो जाएगी, और जरूर उसको वॉच करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका क्योटो प्रोटोकॉल। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही रहेगा। कोई भी पॉइंट हो, कोई भी आपको लगता है कि ये और थोड़ा सा डिटेल में जाना चाहिए, मेंशन कर दीजिएगा, कल वाले लेक्चर में और डिटेल में चले जाएंगे उस पॉइंट में। तो यहाँ तक लेक्चर को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। सभी को मेरी तरफ से नमस्कार।